नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम बात करेंगे कि प्रदूषण के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी की तरफ से दिल्ली और पंजाब की सरकारों पर लगातार सवाल उठाए जाने की सीएम अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली या पंजाब में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में है। इसे रोकने के लिए दोनों राज्यों की सरकारें और लोग अपने स्तर पर सभी कदम उठा रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। राजधानी में वायु प्रदूषण के चौंकाने वाले स्तर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है, जिस पर अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें तीखी फटकार लगाई है। उन्होंने इसको लेकर कुछ आंकड़े भी शेयर किए और आप सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी को गैस चैम्बर बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बना दिया, इस पर कोई शक नहीं है। पंजाब में 2021 में खेत की आग मामले में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हरियाणा में 30.6% की गिरावट देखी गई है। पंजाब में 3634 जगह आग लगी। दरअसल किसान जल्दी से खेत साफ करने के चक्कर में पराली में आग लगा देते हैं और इसका खामियाजा वायु प्रदूषण के रूप में लोगों को उठाना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं पंजाब में इस बार पराली जलाने की कुल घटनाएं 10,214 दर्ज की गई हैं। 2021 में कुल मामले 7,648 थे। इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 2022 में पराली जलाने की कुल घटनाएं 1,701 दर्ज की गई हैं, जबकि 2021 में कुल घटनाएं 2,252 थी। इस बार हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 24% की कमी आई है। वहीं दिल्ली और यूपी में भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल दिल्ली में 2021 में पराली जलाने के एक भी मामले नहीं थे, जबकि 2022 में राष्ट्रीय राजधानी में 5 मामले सामने आए। जाहिर है सांसों के इस संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दिल्ली के लोग ताजी हवा के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को ताजी हवा मिल नहीं रही है और इस प्रदूषण के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA, वाइस प्रेसिडेंट DMC जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही संजीव निगम, प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल निगम जी आपसे ही, प्रदूषण के लिए किसको जिम्मेदार कहेंगे आप? देखिए, ये आपने सही प्रश्न उठाया, किसको जिम्मेदार कहेंगे। ये प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, आसमान के माध्यम से चारों तरफ व्याप्त है, दिल्ली के आसपास और दूसरी जगह। तो इसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये समस्या आप कहें तो दिल्ली NCR की नहीं है, न दिल्ली और पंजाब की है। इस समय ये चुनौतीपूर्ण एक बड़ी समस्या है और पूरे उत्तर भारत की है। लगभग अगर मैं बात करूं तो जितने भी ये बड़े राज्य हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका ये सारे राज्यों की एक समस्या, कॉमन समस्या है। तो जो ये समस्या कॉमन है तो इसमें बैठना पड़ेगा, केंद्र सरकार को बीच में भी आना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार अगर इसमें बीच में नहीं आएगी तो इस समस्या का हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर सकती थी वो किया और आगे भी करती रहेगी। जैसे कि मतलब, लेकिन सर जो प्रयास आप कर रहे हैं वो नाकाफी हैं, उन प्रयासों से काम चलने वाला नहीं है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ना। इस महीने में होने वाला प्रदूषण हर साल होता है। सरकार ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है और ये कोई आपदा तो है नहीं कि अचानक से आ गई। बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि ये समस्या अगर सिर्फ दिल्ली की होती, पंजाब की होती, या आप खुद सब सोचे, क्या दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी कोई अपने बैग में लेकर के तो नहीं आ गई? समस्या है, वायुमंडल में है, वातावरण में, तो सभी जगह है। तो सब मिल बैठ करके इस समस्या के बारे में सोचेंगे, मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं अपनी जानकारी के लिए, पंजाब सरकार ने तो एक प्रपोजल बना करके भेजा था केंद्र सरकार के पास कि ये जो हमारे किसान भाई है जो पराली जलाते हैं, इनकी अगर आर्थिक रूप से मदद की जाए तो ये पराली नहीं जलाएंगे, बल्कि उसको जो है अपना दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके उनको कुछ मदद हो जाएगी और राहत मिलेगी ना जलाने से। तो लेकिन वो जो प्रपोजल पंजाब सरकार ने भेजा था उसको जो है केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। तो आप हमारे प्रस्ताव को खारिज कर देते हो, आप स्वयं आते नहीं हो, तो कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? आप स्वयं बताइए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, गंभीर आरोप आपकी पार्टी के ऊपर। रेसू जी, ये इनके बहाने हैं। आपने देखा होगा जब केजरीवाल सरकार दूसरी तीसरी बार भी आई थी, तब भी इन्होंने यही कहा था। मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने मंच के माध्यम से कहा था, मीडिया के सामने कहा था, हम जल्दी अब जनाले वालों को जो है ना सीधा जेल में डाला जाए। और आज वहाँ 34% की बढ़ोतरी हो रही है और ये मुंह बंद करके बैठे, क्योंकि पहले इनकी सरकार नहीं थी तब ये जेल में डलवा रहे थे। अब इनकी सरकार आ गई तो वहाँ बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी उस पर ये बात नहीं कर रहे। तो ये तो इनका चरित्र है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसी तरह से आप जमुना को देख लो कि जमुना को बार बार इन्होंने कहा कि हम जमुना की जो है ना इतनी साफ सुथरी बना देंगे कि लोग वहाँ बैठ के पिकनिक करेंगे। आज जमुना की स्थिति आपने देखी रेसू जी, क्या हालत है कि छठ का पर्व मनाने के लिए महिलाओं ने जहरीले पानी में डुबकी लगाई, झाग हटा के पानी में गई। तो जमुना की भी स्थिति इन्होंने बदतर बना डाली। उसी तरह से दिल्ली में आप देखिए पीने का पानी, तो आज 8 साल का कार्यकाल इनका आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हो चुका है। एक गिलास शुद्ध पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने आज दिन तक नल से एक गिलास पानी नहीं देखा है कि शुद्ध पीने को मिल जाए, उसमें गटर की लाइनें मिली हुई हैं। तो ये इनकी स्थिति है। इसी तरह से आप रोडें देख लो कि दिल्ली की आज सारी रोडें टूटी पड़ी, एक भी रोड अच्छी नहीं है। तो दिल्ली, इससे तो इनके कार्यकाल से दिल्ली बहुत बेहतर थी, मगर इन्होंने 8 साल में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है ना सत्ता हासिल करने के लिए, आज दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। और ये कहते हैं पंजाब में सरकार दिल्ली को बर्बाद करने में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है क्या? कैप्टन आई सिंह जी, आपकी भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है नहीं? प्रदूषण के कारक में आपकी भूमिका बनती है या नहीं, ये बता दीजिए। क्योंकि ऊपर केंद्र और नीचे निगम में बीजेपी है, तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कुछ भी? नहीं रेसू जी, बिल्कुल हमने कब मना किया है। हम तो कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिलकर काम करिए, मगर ये हमारे साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि आप इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं कि वो इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर परेशानी तो दिल्ली की जनता को हो रही है ना। आप लोग तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश जी, दिल्ली में सांस लेने संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्या घर में रहने से बचाव है क्योंकि समस्या वायु गुणवत्ता की है, या दिल्ली वालों के पास अब घुटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लास्ट मेनी डेकेड्स हम यही चीज देख रहे हैं। अराउंड दीपावली जैसी हवा थोड़ी ठंडी होती है, पटाखों का बहाना बन जाता है, और लेकिन फैक्टर्स दूसरे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम खाली उसका राजनीतिकरण ना करें और ना केवल बकवासिंग करें। तो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वो जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी होने चाहिए। जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके ऊपर एनजीओज और उसके ऊपर आम लोग, कुल मिलके अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वेहिकुलर ट्रैफिक इज परहैप्स द बिगेस्ट कॉज, जिसमें कि हम दिल्ली में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किए गए लेकिन अभी बहुत कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पराली का है। वो किसान पराली क्यों जलाते हैं? अगर उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं तो ये काम कम किया जा सकता है। बट वही बात आ गई कि इट इज नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट, इट इज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब कुल मिलकर करना पड़ेगा। ऑन वन साइड वी क्लेम टू बी द सुपर पावर, ऑन वन साइड वी क्लेम टू बी अ 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, बट जब दिल्ली की हवा की बात आती है तो हम सबका सिर नीचे झुक जाता है कि कब ठीक होगा। 500 तो
अगर हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी है तो हमारे हिसाब से मेजर्स को लॉन्ग टर्म में प्लान किया जाए अच्छे से। तीसरा फैक्टर जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि दिल्ली वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वो जो हाउस डस्ट होता है उसको भी कम करने की कोशिश की जाए। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी काम कर सकती है। जो सड़कों पे छिड़काव किए जाते हैं, ये सब एक साथ करना पड़ेगा हमें। इन सुझावों को प्लस पटाखे भी कम करने पड़ेंगे। तो आज की तारीख में शॉर्ट टर्म सुझाव तो ये है कि छोटे बच्चे जो अंडर 5 वाले हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो 60-70 प्लस वाले हैं, या प्लस वो लोग जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, किडनी डिसीज, वो घर के अंदर रहें सुबह और शाम। और दूसरा, हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें हमेशा मास्क पहने और प्लस अपने हाइड्रेशन का और अपने खान पीन का ख्याल रखें। ये शॉर्ट टर्म मेजर है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ओपनली कहूंगा कि एवरी ईयर मीडिया का ध्यान भी तभी ज्यादा याद दिलाया जाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे विजुअल मीडिया है, बट ले दे के द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर आर सफरिंग वेरी वेरी बैडली। तो वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू करेक्ट दिस। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप ये ना किया जाए, वो कोशिश की जाए कि हम सुधारें। बिल्कुल आपने सही कहा। और पराली का मुद्दा भी डॉक्टर साहब आपने भी यहाँ पर उठाया। निगम जी, आपकी सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च करके दिखाया था कि उन्होंने नुस्खा खोज लिया है कि कैसे पराली को खाद बना देंगे, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, प्रदूषण साफ हो जाएगा। जबकि अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, वहां के किसानों को वो नुस्खा बताया नहीं या उन्होंने आजमाया नहीं? देखिए, मैंने फिर कहा है, ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है और ये ना ही दिल्ली की समस्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी बोल रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्ट टाइम मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, चुनावों का दरमियान है। सर, आप मुद्दे को चेंज ना कीजिए। मैंने जो आपसे सवाल किया है, निगम जी प्लीज पहले आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने पंजाब की बात की है और पंजाब में पराली जलने की घटना 34% तक बढ़ गई है। मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। अभी हाल ही में क्या किया है, पंजाब सरकार ने, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के भगवंत मान सिंह ने, उन्होंने दिल्ली में केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें ये था कि अगर आर्थिक रूप से 500 रुपए पंजाब सरकार मदद करेगी प्रति एकड़, और 500 रुपए प्रति एकड़ जो है दिल्ली सरकार मदद करेगी, और 1500 रुपए प्रति एकड़ अगर केंद्र सरकार मदद करे तो इन किसान भाइयों को हम आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रपोजल को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये समस्याएं हैं, ये पूरे देश की हैं, एक नहीं है सिर्फ कि दिल्ली की हो या पंजाब की हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा प्रपोजल को हमारे माना होता या उसमें कुछ मिल बैठ करके, नहीं है कोई बीच का और रास्ता निकालते, मिलते बैठते, तो उसका समाधान निकलता है। लेकिन मतलब केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर कोई मदद नहीं की, आपका ये कहना है यहाँ पर? बता रहा हूँ ना इस खास तौर से पराली वाले मैटर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने तो कल ही बयान दिया है। डॉक्टर नरेश सर, क्या ऑड इवन का फॉर्मूला प्रदूषण कम करने में कारगर हो सकता है? क्योंकि दिल्ली की जनता इस वक्त बेहद परेशान है, क्या कोई इससे राहत मिल सकती है तत्काल? सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे डॉक्टर नरेश चावला जी से। कैप्टन आई सिंह जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे, हम करके दिखाएंगे। प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है, सिर्फ दिल्ली को ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। रिशु जी, आपको मालूम होना चाहिए कि केजरीवाल से बड़ा झूठा, पलटू और क्या क्या कहूं, मुझे कहने में भी शर्म आती है, मगर उन्हें सुनने में शर्म नहीं आती है। सरकार दिल्ली में आप चला रहे हो और दोष हमारे ऊपर दे रहे हो। इनने जमुना सफाई के लिए कहा था तो हमने इनको 2,500 करोड़ रुपए जमुना सफाई के लिए दिया था। न जमुना साफ हुई और न 2,500 करोड़ का कोई हिसाब है। अब ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन पे पिछले साल की बात है, जो केजरीवाल जी ने बड़े मीडिया के सामने आके कहा था कि फलारी खत्म करने का हमने फॉर्मूला अपना लिया है और अब हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और ज्यादा सरकार का खर्चा भी नहीं होगा। तो इन्होंने एक कंपोज बताया और वो कंपोज बनाया था सेंटर गवर्नमेंट ने। सेंटर गवर्नमेंट वो कंपोज इन्होंने मात्र कितने में खरीदा? 40,000 में। और उसकी मार्केटिंग पे इन्होंने पैसा कितना खर्च किया? मतलब लोगों को बताने में, उन तक पहुंचाने में 21 लाख रुपए। 40,000 का कंपोज 21,000 लोगों तक पहुंचाने में लगाए।
और 7 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया और उसका लाभ कितने लोगों को पहुंचा? मात्र 200 लोगों को। तो ये इनके कार्य है। पॉल्यूशन ये कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि नीयत तो अच्छी है ही नहीं। 40,000 के कंपोज में 200 लोगों को फायदा पहुंचा, 7 करोड़ विज्ञापन में खर्च कर दिया। अगर वो सीधा 7 करोड़ किसानों को दे दे तो किसान अपने आप अपनी समस्या सॉल्व कर लेते। निगम जी, सवाल तो वाजिब है यहाँ पर कैप्टन आइज साहब का, क्यों ईमानदारी से, क्योंकि अगर देखिएगा तो जितना पैसा आपने प्रदूषण पर वार वाले विज्ञापन पर खर्च किया, उसमें तो 2 बार कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया ऐसा। नहीं, आप अगर विज्ञापन पर चर्चा करना चाहे विज्ञापन पर कर लेते हैं। विज्ञापन पर ये हालत है, मैं देखता हूँ किसी भी चले जाइए पूरे देश में किस प्रकार से विज्ञापन दिए जाते हैं और विज्ञापन में सिर्फ एक व्यक्ति की जो है तस्वीर रहती है, उसका पद रहता है। अभी पिछले दिनों मैंने कई बड़े बड़े विज्ञापन देखे पूरे अखबारों में। प्रधानमंत्री जैसे जा रहे हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री की फोटो है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री की फोटो के नीचे उनका नाम। निगम जी सवाल को समझिए ना, थोड़ा सवाल को समझिए कि जितना विज्ञापन पर खर्च किया जाता है, अगर 2 बार कृत्रिम वर्षा कराई जाती तो शायद जनता को थोड़ी राहत मिल जाती। आपने क्या किया इस कंपोज का? आपने सारी डिबेट इसी में निकल जाएगी कि किस तरीके का जो है प्रदूषण जो है, जो वातावरण का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो तो अपनी जगह ही है। भारतीय जनता पार्टी ने अरे केजरीवाल जी को कहिए कि आपके बस की राजनीति नहीं है, आपके बस की राजनीति नहीं है। केजरीवाल को कहिए कि झूठ बोलना बंद करें और राजनीति से सब कहीं और जगह बैठे जाके। आपके बस की राजनीति नहीं है। झूठ फ्रॉड काम से राजनीति नहीं चलती। जनता के काम करना पड़ते, जनता के बीच पारदर्शिता रखना पड़ती है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के अंदर नहीं है। केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते, फ्रॉड की राजनीति करना चाहते हैं। जनता तुम्हारा चेहरा पहचान चुकी है और दिल्ली की जनता तो बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई आज दिन तक हो नहीं सकता। इसलिए अब दिल्ली में अगली आपकी स्थिति क्या होगी वो आप अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि ये झूठे लोग लुभाने बातें कुछ दिन चलते, ज्यादा नहीं चलते। जब लोग समझ जाते हैं ना तो उठा के ऐसे फेंकते हैं। अगली स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी कैप्टन आई सिंह जी, निगम जी, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी की स्थिति पर बात करिए। दिल्ली की जनता बुरी तरीके से जूझ रही है, समस्याएं हो रही हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस विषय को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों कुल मिलाकर राजनीति में लगे हुए हैं। डॉक्टर नरेश सर, क्या ऑड इवन का फॉर्मूला प्रदूषण कम करने में कारगर है? क्या इससे कोई तत्काल राहत मिल सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स आज के लिए करने पड़ेंगे। तो उस आज के करने में इसमें कोई शक नहीं है। स्कूल्स का बंद करने का इंतजाम, अभी प्राइमरी स्कूल्स का भी पता चला था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, शायद नोएडा ने भी बंद कर दिए हैं। तो ऐसे मेजर्स जिसमें एटलीस्ट छोटे बच्चों को हम बचा पाएं, तो ये सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो मैंने सुझाव दिया था आपके चैनल के थ्रू, जो निगम जी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। सबके फायदे की बात है, आपके और हमारे फायदे की भी बात है, हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, सुन लीजिए जी। शॉर्ट टर्म मेजर्स में जैसा कि मैंने पहले कहा, एक स्कूल्स का बंद करना, दूसरा जो मॉल्स वगैरह के जो आवर्स हैं कुछ कम किए जाएं, एटलीस्ट लोगों को रात वहां जबरदस्ती लोग ना जाएं, ये कम किया जाए। तीसरा, ऑड और इवन सोचा जा सकता है, बिकॉज इसको देखना पड़ता है कि लास्ट टाइम भी जब ये किया गया था तो इसका जो फायदा था वो फायदा तो हुआ था, लेकिन उस फायदा लोगों को जो असुविधा होती है उसके मुकाबले में अच्छा है ज्यादा। आई थिंक जो सब जिस ग्रुप ने स्टडी किया था उसको देख के हम इसको लागू कर सकते हैं। तीसरा, एक सीधा सुझाव जो मैं आम जनता को अपील कर रहा हूँ, ऑल द चिल्ड्रन बिलो 5 years एंड ऑल द सीनियर सिटीजन हु आर 60-70 प्लस या जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, वो सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5:30 के बाद घर से बाहर ना निकलें। इससे बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा मास्क का एक यूनिवर्सल यूज अगर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ लोग कोरोना से भी बचेंगे और इस प्रदूषण से भी बचेंगे। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक अपना हाइड्रेशन ठीक रखना, अपना पानी के एक अडल्ट आदमी को कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीना, दूसरा एक संतुलित आहार खाना, और तीसरा एक चीज जो बहुत ज्यादा मदद कर रही है वो है थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन। उससे हमारे जो जलन होती है जो बाहर निकलती आंखों में, नाक में, गले में और सांस में, अगर उसको स्टीम इनहेलेशन बिना
किसी चीज डाले हुए प्लेन वाटर की स्टीम दी जाए तो मैं समझता हूँ ये मदद करेगी। तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिसपे हम दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे, हम खुद अपने आप पे लागू कर रहे हैं, तो आम जनता को ये अपील सी अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है काफी फायदा। बिल्कुल डॉक्टर चावला, क्योंकि ये आज का जो मौसम जिस तरीके का हो रखा है, ऐसे में जो जानकारी है वो ही बचाव है। सभी को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बच्चों की आपने यहाँ पर बात की, आपने बुजुर्गों को लेकर बात की, मैं गर्भवती महिलाओं को लेकर भी बात करना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसका असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ सकता है? 100% पड़ सकता है, 100% पड़ सकता है। कई बार हमें देखिए जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज हवा चाहिए। इट इज क्वाइट सैड कि हमारे देश की चाहे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है। साफ हवा किसी भी देश के नागरिक का सबसे पहला हक है। जहां विदेशों में हमने देखा कैपिटल्स में वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 10, 15, 20 से ऊपर भी नहीं जाता, 100 से नीचे रखा जाता है। यहाँ 500, 600 है। तो सोच के देखिए कहीं जो नवजात शिशु पे, गर्भवती महिला पे कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसकी स्टडीज तो अलग चल रही हैं, लेकिन हम ये दावे और यकीन से कह सकते हैं कि प्रभाव बुरा जरूर पड़ता होगा। तो आने वाली नस्लों के लिए, आने लोगों के आज के सुख के लिए हमें वो सबको मिलकर, जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको मिलके कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। आज हवा साफ नहीं कर पाए तो हम आज के 1 साल बाद तो जरूर साफ करें, आज के 2 साल बाद तो साफ करें, क्योंकि हम देख रहे हैं एवरी ईयर पर ईयर द सेम डिबेट्स होते हैं, सेम सुझाव दिए जाते हैं, सेम पार्टियां एक दूसरे को दोष देती हैं, क्योंकि होता नहीं है। तो हम समझते हैं कि एयर पोल्यूशन को ठीक करना ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, नॉट ओनली वाई ओनली एनसीआर, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा आज करेंगे और उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल बाद हम बेहतर हवा की सांस ले पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, और सबको साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला जी, कैप्टन आई सिंह जी, संजीव निगम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।